ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, 20वीं सदी ने भारत को न केवल आज़ादी के संघर्ष का हौसला दिया, वरन कई ऐसी कृतियां भी दी जिसने भारतीयता की अलख जगाई। मैथिली शरण गुप्त की कृति भारत भारती एक ऐसी कृति है। इस कृति ने उज्जवल अतीत को सामने रखकर वर्तमान से साक्षात्कार किया और भविष्य के लिए गहन विमर्श बिंदु पाठकों और श्रोताओं के समक्ष रख दिए। साहित्यिकी के आरंभ में आइए सुनते हैं परिचर्चा देश प्रेम की अभिव्यक्ति भारत भारती। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ लेखक, समीक्षक और शिक्षाविद डॉक्टर पूरनचंद टंडन, वरिष्ठ लेखक और पूर्व कुलपति डॉक्टर धनंजय जोशी और वरिष्ठ लेखिका और शिक्षाविद डॉक्टर साधना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कवि और पत्रकार डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी। साथियों, भारत भारती राष्ट्र प्रेम की एक त्रिकालदर्शी साधना है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की आज की इस चर्चा में हमारे साथी विद्वान वक्ता जो इन 3 खंडों में समाहित राष्ट्र प्रेम को अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करेंगे। साधना जी, भारत भारती हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक नवजागरण का एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने युगांतर उत्पन्न करने वाला काव्य कहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में भारत भारती में राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति किस किस रूप में हुई है? क्योंकि भारत भारती एक ऐसी रचना थी और ऐसे समय में लिखी गई थी, इतिहास के ऐसे काल में लिखी गई थी। उस समय पर हमारे देश की अंग्रेजों की वजह से, लूट की वजह से, एक तरीके से परतंत्रता की वजह से लोगों की मनोवृत्ति जो है बिल्कुल ही नीचे जा चुकी थी। वो लोग अपने आप में कोई उत्साह महसूस नहीं कर रहे थे इस तरीके का। तो भारत भारती जब आई और उसमें जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि हम पहले क्या थे, अब क्या हैं और क्या हम होने जा सकते हैं, तो एक तरीके से हमारे पुराने गौरव के बारे में भी बताया, भारतीय संस्कृति की जितनी भी उच्च कोटि की चीजें थी उन सब के बारे में बताया। दूसरे नंबर पे वर्तमान परिस्थिति के बारे में लोगों को जागरूक किया कि लोगों को ये जानना चाहिए कि आज हमारी परिस्थिति कैसी हो गई है। और इसके बाद बल्कि उन्होंने ये बताया कि हम आगे क्या कर सकते हैं। भारतीयों के अंदर आज भी इतनी चेतना है कि वो आगे अपने रास्ते को पुनः बदलकर अपने देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं और इस परतंत्रता से मुक्ति पा सकते हैं। तो राष्ट्र प्रेम का नाम यही है कि हम अपने राष्ट्र की संस्कृति को, उसकी चेतना को, उसका जो पूर्व गौरव है उसके बारे में समझें, ये जानें कि आज इस गौरव को किस तरीके की हानि पहुंची है और फिर ये भी जानें कि इस गौरव को हम पुनः किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं हमारे को वास्तव में राष्ट्र प्रेम के प्रति जो है लेकर जाती हैं। इससे जनता के बीच में ये बात आई कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ऐसे थे। जो पीढ़ी उस समय पर थी उन्हें ये लग सकता था कि 400 सालों की इस परतंत्रता ने तो हमको शायद ऐसे ही हम लोग थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये देश जो है प्राकृतिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी इतना महान था, तो उस महानता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित कर सकते हैं, भारतीय आर्थिक जो हमारी स्थिति थी, जैसे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो उसको हम पुनः वापस ला सकते हैं। इसीलिए भारत भारती के बारे में ये कहा जाता है कि राष्ट्र प्रेम की कविता इसके अंदर है और इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि घोषित किया गया। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह एक यक्ष प्रश्न है, एक राष्ट्र कवि का अपने वर्तमान से, अपने भारत से। तो हम चलते हैं डॉक्टर धनंजय जोशी जी के पास और उनसे जानते हैं कि भारत भारती के तीनों खंडों में राष्ट्र प्रेम के अलग अलग क्या स्वरूप हैं। भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई केवल मात्र एक काव्य कृति नहीं है, बल्कि ये हमें एक आईना दिखाती है कि हमारा वर्तमान कैसा होना चाहिए, हमारा अतीत क्या था और हम भविष्य के प्रति कितने चिंतित हैं। मुझे उनकी पंक्तियां याद आती हैं जब वो लिखते हैं कि भरा नहीं वह भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, अरे हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आज़ादी से पूर्व उस काल में हुआ था ओंकार जी, जिस वक्त प्रयासरत थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी और गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और चारों ओर जो है पूरे विश्व में 1914 का अगर आप परिदृश्य देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के काल का वो समय था। 1912 से 14 के बीच में यह कृति लिखी गई और उन्होंने तीनों खंडों में भारत के अतीत की उस गौरवशाली गाथा का वर्णन किया जिसके विषय में आपने कहा कि ऋषियों की भूमि थी। ये भूमि जो है उन महान अनुयायियों की भूमि थी जहां पर विश्व में
अगर आप देखें तो वो लोग पैदा हुए जिन्होंने विश्व के इतिहास को बदल दिया, जिसके विषय में कहा गया, आपने पढ़ा भी होगा कि क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। 5000 वर्ष का पूर्व का भारत, जिसके विषय में पूरा विश्व अचंभित रहता है कि ज्ञान की रश्मियां यहाँ सबसे पहले आई, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। ये जो बातें हैं ये मात्र काव्य नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने इन तीनों खंडों में जो हमें, ये तीनों कृतियों में जो हमें बताया है कि अतीत से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हम उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने विश्व को जीरो दिया, दशमलव दिया। चांद से लेकर के धरती की दूरी, अंतरिक्ष की बात भारत ने पूरे विश्व को पहनाई। जब पूरा अन्य जो विश्व के देश, जो यूरोपियन सभ्यताएं थी, जब बर्बर स्थिति पे थी, उस वक्त भारत में ज्ञान का प्रस्फुट हुआ था, उस वक्त वेदों की रचनाएं हुई थी। भारत ने सदा से ही पूरे विश्व को आलोकित किया। तो अपने अतीत के स्वप्न को, अपने अतीत की बातों को हम भूले नहीं, क्योंकि वो काल था जब अंग्रेजों ने, उस पूरे कॉलोनाइजेशन ने हमें बांट रखा था, भाषा में, वर्गों में, जातियों में। तो ऐसे समय में एक कवि का जन्म होता है, भारत माता ऐसे लाल को पैदा करती है जिसको मैथिली शरण गुप्त कहा जाता है, जो राष्ट्र कवि थे। उन्होंने हमें अतीत से प्रेरणा लेने की बात कही और वर्तमान में हम कैसे भारत की दरिद्रता को दूर करें, इसके ऊपर बात करी। और साथ ही उन्होंने भविष्य की योजना को बताते हुए भी ये कहा कि कैसे हम भविष्य के लिए एक आदर्श भारत का, एक विश्व गुरु बनने वाला भारत और कैसे दुनिया का नायक बने भारत, इसको भारती में वो बताते हैं। साथियों, सच भी है कि कोई भी राष्ट्र अपने इतिहास में अस्तित्व ग्रहण करता है, इसलिए अपने इतिहास का ज्ञान ही किसी राष्ट्र का आत्मज्ञान होता है। तो हम चलते हैं अब डॉक्टर पूर्ण चंद्र टंडन जी की तरफ और उनसे जानते हैं कि भारत भारती जैसी अमर कृति लिखने के पीछे बाबू मैथिली शरण गुप्त जी का क्या उद्देश्य था और भारत भारती ने किस प्रकार से जनमानस को राष्ट्रीय चेतना का बोध कराया। वरिष्ठ लेखक साहित्यकार डॉक्टर पूर्ण चंद्र टंडन जी, बहुत धन्यवाद। वास्तव में देश प्रेम की अभिव्यक्ति के विविध आयामों को यदि देखना हो तो मैथिली शरण गुप्त का जो क्षितिज है साहित्य का, उसमें हम देख सकते हैं गुप्त जी की समस्त रचनाओं में जहाँ संस्कृति महत्वपूर्ण है, जहाँ भारतीय मूल्य परंपरा महत्वपूर्ण है, जहाँ राष्ट्र चिंतन की एक शाश्वत परंपरा विद्यमान है, सही अर्थों में अगर भारत बोध का दस्तावेज देखना हो तो भारत भारती को देख सकते हैं। हालांकि भारत बोध के विषय में बाद में बहुत कुछ लिखा भी जाता रहा, चर्चा भी होती रही, लेकिन जो बीज वपन गुप्त जी ने किया वो महत्वपूर्ण है। अगस्त 1912 में ये ग्रंथ रचा गया था और अब लगभग 115 वर्ष हो गए। आज भी उसकी प्रासंगिकता असंदिग्ध है और उस रचना से प्रेरणा लेकर न जाने कितने रचनाकारों ने अपनी वस्तु का चयन किया, निर्धारण किया है। राष्ट्र कवि की उपाधि उन्हें मिली। सांस्कृतिक नवोत्थान और सामाजिक पुनरुत्थान के अग्रदूत के रूप में भारत भारती हमारे सामने आई। जी। और भारतीयता की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से गुप्त जी लिखते भी हैं, सब देश विद्या प्राप्ति को संतत यहाँ आते रहे, सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे हैं, धन्य भारत वर्षवासी धन्य भारत वर्ष है, सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। ये जो चेतना है कि हम कौन थे, क्या हो गए, तो एक तरफ तो वो गौरवशाली अतीत भूगोल की दृष्टि से जी, भारत का भूगोल जो है और जो ईश्वर प्रदत्त जो संसाधन है उनकी तरफ भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया हमारा, कि प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया, व्यवस्था ने, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया, लेकिन हमने क्या वर्तमान परिस्थितियों में, क्योंकि आजादी से पहले के ये संघर्ष का काल था, तो हमने अपनी उन ईश्वर प्रदत्त सुख सुविधाओं को, प्राकृतिक संसाधनों को धीरे धीरे क्यों नष्ट करना शुरू कर दिया और आने वाली पीढ़ियों को हम विरासत में क्या सौंपेंगे। इसलिए जो आने वाला कल है उसकी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान भी आकृष्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो भारत भूमि को नमन करते हैं, यहाँ की नदियों को नमन करते हैं, यहाँ के पर्वत श्रृंखला को नमन करते हैं। वो कहते भी हैं यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। उस समय में वो कह रहे थे कि भारत ने अपना गौरव खोया नहीं है, ये
तक्षशिला का, नालंदा का देश है। विक्रमशिला ये तमाम तरह की शिक्षा के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में, कलात्मकता के क्षेत्र में तमाम तरह के उदाहरणों से वो बताते हैं। और अच्छी बात यह है कि एक तरफ गांधी जी का हिंद स्वराज था, एक तरफ प्रेमचंद का सोजे वतन था, और एक तरफ गुप्त जी की भारत भारती थी। ये तीनों रचनाएं पूरे भारत को एक तरह से उद्बोधित कर रही थी, जागृत कर रही थी। वो जो नवजागरण था वो राष्ट्र की आजादी की ओर भी उन्मुख कर रहा था। तो उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि हमें स्वराज की चिंता करने वाली, आत्मनिर्भरता की और स्वतंत्रता के बोध की चिंता करने वाली इस रचना का जो प्रदेय है वो अतुल्य है, स्तुत्य है। और गुप्त जी ने, हमें सबको स्मरण होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। राम कथा लिखने वाले सब कवियों ने केवल सीता को ही महत्व दिया, उर्मिला को महत्व नहीं दिया। तो मैथिली शरण गुप्त ने उनसे प्रेरणा ली और साकेत लिखते समय, महाकाव्यात्मक ग्रंथ लिखा, उसकी भूमिका में लिखा कि मुझे महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये प्रेरणा मिली, इसलिए मैंने साकेत की नायिका उर्मिला को बनाया। तो ये जो समकालीन चिंतन है, समसामयिक मुद्दों से जोड़कर साहित्य को देखने की एक शक्ति है, वो गुप्त जी के पास थी। तो मुझे लगता है कि भारत भारती एक ईश्वरीय वरदान है साहित्यिक जगत में, और हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को उसे जरूर पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। एक अनुपम कृति है। जी ओंकार जी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा टंडन जी ने यहाँ पर करी, और बहुत ही सुंदर शब्दों में भावात्मकता के साथ ये विषय रखा है, और इस विषय को मुझे लगता है कि हम थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। जी साथियों, मैं खंडवार चर्चा करूंगा आपसे कि भारत भारती मेरी दृष्टि में राष्ट्रीय चेतना का ग्रंथ है। 1912 वह कालखंड है जब भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और कोई भी परतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती। जी बिल्कुल सही कहा। यह सांस्कृतिक, नैतिक, बौद्धिक, आर्थिक हर प्रकार की होती है। भाषिक भी होती है। भाषिक भी होती है। ऐसे में जब भारत 800 वर्षों की गुलामी के बाद टूटा हुआ था, उसकी संस्कृति बिखरती जा रही थी, लोग आत्महीन होते जा रहे थे, ऐसे में यह काव्यकृति भारत भारती हनुमान चालीसा की तरह भय मुक्त कर देने वाली कृति थी, और जनमानस में इतनी लोकप्रिय हुई कि जिसकी वजह से बाबू मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। मैं भारत भारती में जो भारत के गौरव का वर्णन किया गया है अतीत खंड में, उस पर मैं कुछ पंक्तियां उनकी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अतीत के गर्भ से ही भविष्य जन्म लेता है और वर्तमान उसका पोषण करता है। तो गुप्त जी ने भारत भारती के माध्यम से हमारे पुरातन गौरव का, हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो चेतना थी उसका गुणगान किया है, और लोगों में वो चेतना भर के, जिस तरह हनुमान को उनकी शक्ति जामवंत ने याद दिलाई थी और वो 100 योजन समुद्र पार कर गए, यानी एक असंभव कार्य कर गए, उसी तरह भारत भारती ने भारतीय जनमानस में एक आत्म चेतना की, आत्म गौरव की दीप जलाया, और फिर देश पूरी तन्मयता के साथ, पूरे आत्मबल के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ। तो मैं भारत की श्रेष्ठता के कुछ पद भारत भारती से सुनाना चाहता हूँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसको की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है, उसको की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। एक और छंद देखें, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। एक और, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विधि कला कौशल्य सब में जो प्रथम आचार्य हैं, उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है, गाते नहीं उनके हमें गुण गा रहा संसार। यह भारतीय संस्कृति थी, भारत का वह गौरव जिसने विश्व को आलोकित किया। नहीं, एक और इसमें चीज में जोड़ना चाहूंगा। स्वागत है। कि ये दुर्भाग्य है कि हमारी नई पीढ़ी अब पाश्चात्य चिंतकों को उद्धृत करती है। जी, कभी वो कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, जी। कभी वो देरिदा की बात करेंगे, लेकिन हमने विश्व को क्या दिया? गुप्त जी ने ध्यान आकृष्ट किया, उस दिव्य दर्शन शास्त्र में है कौन हमसे अग्रणी। यूनान, यूरोप,
अरब आदिक हैं हमारे ही ऋणी, पाए प्रथम जिनसे जगत ने दार्शनिक संवाद हैं, गौतम, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, व्यास और कणाद हैं। अब ये जो दृष्टि है पूरे अतीत को एकदम उद्घाटित कर दिया, और कैसे कैसे ऋषि, तपस्वी, कैसे कैसे वैज्ञानिक, चिंतन करने वाले, इन सब का उल्लेख वो करते हैं, और वो बताते हैं कि हमारे मनोमस्तिष्क में हीन भावना नहीं रहनी चाहिए। हमने संसार को जो दिया है वो अतुल्य है। तो बार बार इस तरह के उदाहरण देकर भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। ये जो चर्चा आपने अभी की भी है, इसी को वो कहते हैं संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। अब कहाँ कौन सा क्षेत्र है जो हमने छोड़ा? हमारे पास जो मनीषा थी, हमारे पास जो प्रतिभा थी, हमने उसका सम्मान नहीं किया। और ये दुर्भाग्य है कि हमने पाश्चात्य चिंतकों की, पाश्चात्य पुस्तकों की बातें करके अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को, जो पूरी ज्ञान परंपरा है, उसकी उपेक्षा की या उसको अनदेखा किया। तो गुप्त जी मुझे लगता है हमारा ध्यान उस तरफ आकृष्ट करते हैं, और ये प्रासंगिकता 115 साल बाद भी उसी तरह हमारे सामने बनी हुई है। तो आज कम से कम जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होती है, जिसमें फिर से गौरवगान को, भारतीय गौरवशाली अतीत को, भारतीय भूगोल को, हमारे परंपराओं को, रीति रिवाजों को उद्घाटित करने का, और सबसे बड़ी बात यह कि मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करने का जो एक शुभारंभ हुआ है, उसके बीज हमें भारत भारती में मिलते हैं। मैं एक छोटा सा ऐड करूंगी कि जैसे भारतीय अतीत का उन्होंने प्रशंसा करते हुए लिखा था कि आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। और वैसे भी उन्होंने कहा कि आज पश्चिम में प्रभा जो पूर्व से ही है गई, और होता प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं। तो हम जो पश्चिमी ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, और जो भाषा की बात अभी प्रोफेसर टंडन ने कही थी कि भाषिक दृष्टि से भी हम अपने आप को जो है निम्न महसूस कर रहे हैं, लेकिन भाषिक ज्ञान भी हमने जो है वहां पर पहुंचाया था। अंग्रेजी के पीछे हम जो भाग रहे हैं वो हमारा ही ज्ञान एक तरीके से उन्होंने यहाँ से लेके और अनुवाद करके हम तक दोबारा से पहुंचाया, जिसको कि हम ये समझ रहे हैं कि उनकी तरफ से ही वो आया है, जो आज की नई पीढ़ी समझ। बल्कि अंग्रेजों ने तो प्रायोजित ढंग से गलत अनुवाद करके हमारी छवि को विश्व के सामने बिगाड़ने का प्रयत्न किया। इसी तो जितने भी आदर्श हैं, सभ्यता है, विद्या है, बुद्धि है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, अथर्ववेद हम देखें, वहाँ पर भौतिक ज्ञान की पूरी एक परंपरा है, जिसमें कि चिकित्सा भी है और रसायन भी है, सारी चीजें उसके अंदर हैं, जिनको कि हम पूरी तरीके से भुला चुके हैं। यही तो है इस भारत भारती के मूल में। अपने अतीत खंड में, जैसा कि टंडन जी ने, आप लोगों ने बताया कि भारत के पौराणिक आर्ष ग्रंथों और भारतीय ऋषियों, महर्षियों, संतों, सम्राटों और योद्धाओं के चरित्र को उकेरा गया है जी। और बताया गया है कि यह धरती, यह भारत भूमि देवों की भूमि है, यह ज्ञान की भूमि है, त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है, बलिदान की और धर्म की भूमि है। गुप्त जी ने पौराणिक इतिहास का वर्णन केवल चित्रण के दृष्टि से नहीं किया है। वे चाहते थे कि अपने गौरवशाली अतीत को याद करके देश वर्तमान में जागृत हो और उज्जवल भविष्य के लिए संकल्पित हो। और एक अच्छी बात है कि हताश और निराश नहीं है, वो हमारे अतीत से अवगत कराते हुए एक विश्वास का सूत्र भी देते हैं, और वो कहते हैं आओ मिलें सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने, सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। ये जो चेतना है, बहुत महत्वपूर्ण बोध उनका हमारे साथ चलता है। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। बाकी कवियों में जो उस समय के थे, अलग तरह से राष्ट्रीय चेतना का स्वर हमें सुनाई देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चाहे जयशंकर प्रसाद में देखें, हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, उसी भारती की चिंता गुप्त जी भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वर्तमान खंड में जो मैं मानती हूँ कि जो उन्होंने अपकर्ष की जो बात की, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा कि जिस उत्कर्ष की बात मैंने अतीत खंड में की थी जी, अब मैं आपको जो है अपकर्ष, क्योंकि जब तक हम वस्तु स्थिति से
और यथार्थ से परिचित नहीं होंगे तब तक हम लोग उसका समाधान भी ढूंढ नहीं सकते। तो जैसे हमारा देश जो था कृषि प्रधान देश था, कृषकों की दशा लेकिन बहुत खराब थी उस समय में। तो कृषकों की दशा के ऊपर उन्होंने विशेष तौर पे सब लोगों का ध्यान जताया, और क्योंकि कृषकों के साथ साथ जुड़ा हुआ जितना भी कृषि से जुड़ा हुआ काम धंधा था उस सब के ऊपर इसका प्रभाव अंग्रेजों की वजह से, उनकी जो नीतियां थी उनकी वजह से आया था। तो ये वर्तमान के अंदर उन्होंने जिस तरीके से भारतवासियों का ध्यान समस्याओं की तरफ भेजा, उसकी वजह से ही ये हुआ कि जो भविष्य खंड है उसके अंदर वो लोगों को बता पाए कि एकता में विश्वास रखो, उसके द्वारा हमारे काम सध सकते हैं, और हमें अब जो है अपने उस पूर्व गौरव को वापस लाना है। भविष्य खंड का उसी के अंदर से उद्गम होता है। धनंजय जी कुछ कह रहे जी, मुझे लगता है कि ओंकार जी जो ये पूरा का पूरा खंड है वर्तमान का खंड, और उसी से भविष्य की आशा भी वो निकालते हैं, और साथ ही वह स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय जागरण, और उसके आप अगर पूरे के पूरे अंश को देखें तो अपनी खोई हुई अस्मिता को पहचानना है। भारत की जो खोई हुई अस्मिता है जिसके बारे में आदरणीय टंडन साहब ने भी बात करी, देखिए पूरी की पूरी शिक्षा नीति जो अब आई है 2020 में, वो यही बात कह रही है कि हमें अपने अतीत को अवश्य याद रखना है, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को नहीं भूलना कि हमारे पूर्वज उन्होंने क्या नहीं दिया विश्व को। अगर हम पुनः अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमारे ऊपर जो पूरी कॉलोनाइजेशन का, पूरी उपनिवेशवाद के आधार पर हमारी भाषाओं पर कुठाराघात किया गया, हमारी संस्कृति पर, हमारे साहित्य पर, मूल्यों पर, हमारे मूल्यों के ऊपर, जो मैकॉले ने कहा, इवन ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लिटरेचर इज वर्थ देन द होल लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। अर्थात वो कहता है कि यूरोप की एक शेल्फ का एक कोना भी भारत की और अरब की पूरे के पूरे साहित्य से ज्यादा मूल्यवान है। बिना भारतीयता को जाने, बिना भारतीय मूल्यों को जाने, हमारे साहित्य को जाने, संस्कृति को जाने, पूरा का पूरी एक अंग्रेजी शिक्षा ऐसे हमारे ऊपर आरोपित कर दी गई कि हमने एक ट्रांसलेट कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया, और हमारे मन में ये भाव डाल दिया गया जो आत्महीनता का भाव है। मुझे लगता है ये शिक्षा नीति और जो भारत भारती है हमें फिर से राष्ट्र प्रेम को सिखाती है कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, ये एक उसका दस्तावेज है। ये एक और एक अर्जी में जोड़ूं, यहाँ तक राष्ट्रोन्नति के लिए उन्होंने जो आह्वान किया, जो जागरण का बिगुल बजाया। अब देखिए, अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुए। तो जो कर्तव्य की प्रेरणा है, अपने दायित्व को समझने की प्रेरणा है, उसका भी आह्वान वो करते चलते हैं। जी जी जी। इसीलिए यह जो दयनीय खंड के रूप में प्रस्तुत है वर्तमान, वो खाली पराधीनता की बात नहीं करता, पराधीनता के साथ ही आत्मविश्लेषण और राष्ट्रीय जागरण का भी आह्वान करता है। और अंत में चलते हैं भविष्यत खंड की ओर, क्योंकि समय भी अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। जी, यह खंड मेरी दृष्टि में एक तरह की भविष्यवाणी भी है कि यदि भारत जागा तो यह भविष्यत खंड से नवजागरण की ज्योति भी फूट सकती है। ओंकार जी, मुझे लगता है ये पूरा भविष्य खंड एक नए भारत की भी संकल्पना लेता है। जी। आज हम 100 वर्ष बाद भी अगर मैथिली शरण गुप्त जी को याद कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि भविष्य की आशा दिखाता है, हमें स्वदेश प्रेम दिखाता है, हमें अपने राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ता है। और मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में विश्वविद्यालयों में इस महाकाव्य को दोबारा पाठ्यक्रमों में लाना चाहिए। हमें अपने जो है राष्ट्र के ऐसे नायकों को जो बिसरा दिए गए, जिन्होंने समय के गर्त में भुला दिया गया, उन नायकों को पुनः लाना, आगे उनको पाठ्यक्रम में लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय जागरण और हम सबके लिए उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो तो ये भी कहते हैं कि जो हो गया उसे भुलाइए और भावी भविष्य का उज्जवल निर्माण कैसे हो उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करते भी हैं। हिंदू तथा तुम सब चढ़े हो एक नौका पर यहाँ, जो एक का होगा अहित तो दूसरे का हित कहाँ। सब प्रेम हिलमिल कर चलो यात्रा सुखद होगी तभी, पीछे हुआ सो हो गया जी, अब सामने देखो सभी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब भविष्य निर्धारण के लिए हम सबको एक होकर और इस देश को स्वतंत्र कराना होगा, इसकी संस्कृति को, इसके मूल्यों की रक्षा करनी होगी, बचाना होगा। ये चेतना उस रचना के माध्यम से हम सबको मिलती है। तो साथियों, यह वार्ता केवल साहित्यिक विमर्श नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा की वह आवाज थी जो अतीत की गूंज, वर्तमान की पुकार और भविष्य के संकल्प के रूप में हमारे सामने आई है। भारतीय का राष्ट्र प्रेम कोई एकरस भावना नहीं, बल्कि एक त्रिस्वरूप साधना है, जहां राष्ट्रीय गौरव, आत्म आलोचना और संकल्प तीनों मिलकर एक राष्ट्र का स्वप्न रचते हैं। मैं ओंकार त्रिपाठी अपने सभी प्रतिभागी मित्रों के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई साहित्यिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश प्रेम की अभिव्यक्ति भारत भारती। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे।
प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ लेखक, समीक्षक और शिक्षाविद डॉक्टर पूरनचंद टंडन, वरिष्ठ लेखक और पूर्व कुलपति डॉक्टर धनंजय जोशी और वरिष्ठ लेखिका और शिक्षाविद डॉक्टर साधना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ कवि और पत्रकार डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता मधुलिका श्रीवास्तव।